नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में प्रीवियस जो अपन ने पढ़ा है मैटर, उससे रिलेटेड अपन एमसीक्यूज करेंगे और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो करेंगे और इनसे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देखेंगे। तो आज अपन अपने नॉलेज को ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक साइड थिंकर्स दिए हुए हैं, एक साइड उनकी बुक्स हैं। बुक्स अपन ने बहुत अच्छे से याद करी हुई ट्रिक से, तो इनको कोशिश करते हैं। तो वाल्टर इजार्ड, डेविड हार्वे, रिचर्ड हार्टशॉन और रिचर्ड पीट, चार थिंकर्स हैं, उनकी बुक्स दी हुई हैं। तो इनको अपन कैसे करेंगे? जैसे रिचर्ड पीट है, बुक्स देख लेते हैं। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी दोनों ही हार्टशॉन की बुक है, तो इसको किससे मैच कर देंगे? हार्टशॉन से मैच कर देंगे। और रिचर्ड पीट है, रिचर्ड पीट की बुक है रेडिकल ज्योग्राफी, रेडिकल अतिवादी विचारक था ये और मात्रात्मक क्रांति से संबंधित था। तो रिचर्ड पीट की बुक है पावर, ऐसे करके भी है, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर ऐसे करके भी है, और इंडिया की पॉलिसी चेंज करने के बारे में भी इनकी एक बुक है। डेविड हार्वे, डेविड हार्वे की बुक है, ऐसे अपन ने याद किया था कि जो हार्ले डेविडसन चलाते हैं वो रिबेल टाइप के होते हैं, तो रिबेल सिटीज बुक थी इनकी। और ये क्या करते हैं कि समाज में चेंज लाने के पक्षधर होते हैं, तो स्पेस ऑफ होप होते हैं। और कंसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, ये भी इनकी बुक है। तो यहाँ है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, तो सोशल जस्टिस भी दिलाते हैं सिटी को। इस तरह से अपन ने डेविड हार्वे की जितनी भी बुक्स थी उनको ट्रिक बना के याद किया था। याद नहीं आ रही है तो फिर से आप प्रीवियस लेक्चर में जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है वाल्टर इजार्ड, वाल्टर इजार्ड की बुक है मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस। तो वाल्टर इजार्ड की बुक भी देख ली। अब देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ए में है 2, तो दो जगह आ रहा है, बी और सी दोनों में 2 आ रहा है, तो एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है, उससे भी अपन चेक कर सकते हैं। ए में आएगा 2 और डेविड हार्वे वाला बी जो है, बी में 1, तो 2 1, ये अपन इतने से ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है और आपको डाउट है कोई कि अपन अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं। तो 2 1 से हो रहा है। नेक्स्ट रिचर्ड हार्टशॉन 4 और रिचर्ड पीट 3। तो एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि अगर दो आप एलिमिनेट कर देते हो तो बाकी 2 बचा, तो उनमें आप गैस भी लगा सकते हो। बाकी अपन को ये आता था तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टोलर, ये भी सूची है और एक तरफ मॉडल और कंसेप्ट है, तो ये भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसको देखते हैं। क्रिस्टोलर जो है, क्रिस्टोलर का सिद्धांत केंद्र स्थल सिद्धांत है क्रिस्टोलर का, और केंद्र स्थल शब्द जो है वो है मार्क जेफरसन का, प्राइमेट सिटी वाले जो मार्क जेफरसन है उनका है। रेवेंस्टीन ने अपने पढ़ा नहीं है, पर ये 3 ऑप्शन अगर करेंगे तो उससे भी कट हो जाएगा अपना। तो लूसियन फेब्रे को अपन ने पढ़ा है। लूसियन फेब्रे फ्रांसीसी है और इन्होंने संभावनावाद जो शब्द है वो दिया था, पॉसिबिलिज्म जो शब्द है वो दिया था, और प्रोबेबिलिज्म जो शब्द है वो OH के स्पेट ने दिया था। पॉसिबिलिज्म और प्रोबेबिलिज्म में क्या फर्क है? पॉसिबिलिज्म में क्या होता है कि प्रकृति हमें संभावनाएं प्रस्तुत करती है और जो मनुष्य है वो उसको प्रयोग करने में स्वतंत्र है, जबकि पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी संभावनाएं, उसमें कुछ जो संभावनाएं है वो ज्यादा उनकी प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो अगर मनुष्य उनमें से ही जो मोस्ट प्रोबेबल जो है उनमें से अगर छांटे तो वो जल्दी सक्सेस हो सकता है, या फिर जल्दी कोई नियम या कंसेप्ट है उसको डेवलप कर सकता है। तो प्रोबेबिलिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अपना हो गया। लूसियन फेब्रे का शब्द है संभावनावाद और इसको विकसित किया था विडाल डी ला ब्लांस ने, और ये फ्रांसीसी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है टेंसली, टेंसली या टांसले, तो आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी और हिंदी दोनों आनी चाहिए। टेंसली का क्या हो जाएगा? टेंसली का है पारिस्थितिकी तंत्र। एजी टांसले जो है उनका दिया हुआ है पारिस्थितिक तंत्र, ये भी मैंने आपको बताया था। अभी जो नेक्स्ट बचा वो बच गया रेवेंस्टीन प्रवास के नियम। तो क्या है कि 3 ऑप्शन आ गए तो चौथा बचा वो ऑटोमेटिक अपना सही हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर एक भी, अब कई बार तो ऐसे होता है कि 3 ऑप्शन नहीं आ रही और एक ऑप्शन आ रहा है, तो जो मैच द कॉलम होता है उसमें बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने ये भी क्वेश्चन सही किया होगा। नेक्स्ट, प्रकृति जो है वो मनुष्य को सही किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती, लेकिन वह अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है। अब देखिए, प्रकृति और संभावनाएं शब्द है। अगर प्रकृति को सर्वोच्च स्थान दिया होता तो नियतिवाद का कंसेप्ट होता, पर यहाँ क्या बोला है? संभावनाओं के बारे में बोला है। संभावनाएं बोला है तो ये संभववादी उपागम हो जाएगा, और मनुष्य उनमें से चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। तो मानवीय छांट जहां भी आएगा तो वो पॉसिबिलिज्म कंसेप्ट होगा।
तो इसमें क्या हो जाए, निश्चयवादी उपागम नहीं होगा, संभववादी उपागम हो जाएगा। निश्चयवादी और संभववादी दोनों नहीं हो सकते एक साथ। और प्रायिकता उपागम को अपन ने पहले ही देख लिया था। जो मोस्ट प्रोबेबल जो संभावनाएं होती हैं वो होता है प्रोबेबिलिज्म में या प्रायिकतावाद में। तो अपना आंसर हो जाएगा संभववादी उपागम। कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप जाइए प्रीवियस लेक्चर में और उसको फिर से अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, किसने मुख्य रूप से मानव को केंद्र रखते हुए पर्यावरण की अवधारणा का परिष्कार करके भूगोल में द्वैधता की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अब देखिए, डिक्टोमी पढ़ी थी अपन ने, डिक्टोमी पढ़ी थी, एक द्वैधता पढ़ी थी, एक द्विविभाजन पढ़ा था। तो इसमें कौन आएगा, विडाल डी लाप्लास। ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं अपन। विडाल डी लाप्लास क्या है, संभववादी है, तो ये नहीं हो सकता। हंटिंगटन है, वो जलवायु नीतिवादी है, तो ये भी नहीं हो सकता। ईसी सैंपल है, ये पर्यावरणीय नीतिवादी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपने एलिमिनेशन ऑप्शन से कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच बैरोज, हार्लोन बैरोज, अमेरिकन है ये। और इनका एक स्टेटमेंट है कि जो मानव भूगोल है वो मानव पारिस्थितिकी है, ऐसा इनका स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आया हुआ है और उस टाइम भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पे कराया हुआ है, हार्लोन बैरोज। तो द्वैधता की समस्या को हल करने का प्रयास किसने किया, एच बैरोज ने, कि अपन जो भी फिजिकल जो इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं उसको मानव से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो उसका ज़्यादा विकास होगा और एक तर्क संगत विवेचन हो सकेगा वो। तो बाकी सभी नीतिवादी संभववादी हैं, जबकि हार्लोन बैरोज जो हैं उन्होंने द्वैधता की समस्या को हल करने का प्रयास किया। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेरेशन रीजन है। असेरेशन रीजन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, इसके लिए मैंने अच्छे से बताया हुआ है, क्योंकि और इसलिए लगा कर आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो अपन देखते हैं इसको। असेरेशन है, ए ऑप्शन। कथन है, मात्रात्मक क्रांति के अनुयायियों ने मानव भूगोल को स्थानिक विज्ञान के रूप में परिवर्तित किया। अब स्थानिक विज्ञान क्या होता है, स्थानिक विज्ञान क्या होता है कि जिसमें जो स्थान है उनको बिंदुओं के माध्यम से और जो दूरी है उनको रेखाओं के माध्यम से, जो दूरी है उनको रेखाओं के माध्यम से, और मानचित्र पर मार्गों को अगर दर्शाएं तो वो क्या हो गया, एक स्पेशियल बोल सकते हैं या स्पेटियल साइंस बोल सकते हैं उसको। तो जो मात्रात्मक क्रांति के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा कि भूगोल को एक रैंडम एक साइंस ना मानकर, किसी भी जैसे प्राकृतिक विज्ञान के अंडर उसको नहीं पढ़ना पड़े, उसको अपन एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन बना पाए। जो काम हम्बोल्ट और रिटर नहीं कर पाए थे वो मात्रात्मक क्रांति ने कर दिया था, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था जनरलाइजेशन करना। सभी अपना अपना कंसेप्ट बता रहे थे, सभी अपनी अपनी अवधारणाओं को सही बता रहे थे, तो उसमें क्या है, जनरलाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मात्रात्मक क्रांति ने सूत्रों का प्रयोग करके, मॉडल्स का प्रयोग करके इसको और जनरलाइज वे में प्रस्तुत किया। तो फिर एक भूगोल जो है वो विश्वविद्यालय अध्ययन का विषय बना। इसको डिटेल में फिर मात्रात्मक क्रांति पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि मात्रात्मक क्रांति के जो अनुयायी हैं उन्होंने एक स्पेशल जो साइंस है उसके रूप में परिवर्तित किया, इसलिए क्योंकि उन्होंने मात्रात्मक क्रांति के लिए, अब जब रीजन चेक करेंगे तो क्योंकि उन्होंने माना कि मानव विवेकपूर्ण है और अपने लाभों को इष्टतम बनाने का प्रयास करता है, कि अपना जो लाभ है उसको मैक्सिमम, इष्टतम का मतलब मैक्सिमम बनाने का प्रयास करता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मानव जो है वो विवेकपूर्ण है, विवेक से वो अपने जो भी संसाधन है उनका इस्तेमाल करता है, उनको कितना वो उनका मैक्सिमम यूज कर सकता है अपने रिसोर्सेज को, उस प्रकार से वो प्रयास करता है और अपने जो लाभ है उनको मैक्सिमम करने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल असेरेशन भी सही है और रीजन भी सही है। अब इसको फिर से अगर चेक करना चाहें कि उन्होंने माना कि मानव विवेकपूर्ण है, अपने लाभों को इष्टतम बनाने का प्रयास करता है, इसलिए मात्रात्मक क्रांति के अनुयायियों ने मानव भूगोल को स्थानिक विज्ञान के रूप में परिवर्तित किया। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, असेरेशन रीजन को, अच्छी ट्रिक है ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन। आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। कोई भी डाउट हो, डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, किसने यह समर्थन किया कि जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है। अब बताइए, जलवायु को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस विचारक ने दी थी? तो जलवायु को जो इंपॉर्टेंस दे रहा है वो संभववादी तो हो ही नहीं सकता। तो कौन होगा? बिल्कुल नियतिवादी होगा। नियतिवादी में देखते हैं ग्रिफिथ टेलर है, नियतिवादी नहीं है ये, नवनियतिवाद के समर्थक थे। स्टॉप एंड गो जो कंसेप्ट है नवनियतिवाद है। न्यू डिटर्मिनिज्म जो है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो न्यू डिटर्मिनिज्म जो कंसेप्ट है उसका ये वो था, समर्थक क्या था, इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है एफ रेडजेल संभववादी नहीं था, नियतिवादी था। ई सैंपल है, ये भी नियतिवादी थी, ये पर्यावरणीय नियतिवादी थी। सैंपल क्या थी? पर्यावरणीय नियतिवादी थी। पर्यावरणीय जो नियतिवाद है उसकी घोर समर्थक थी।
और एफ रेटजेल जो है वो सामाजिक नीतिवादी थे। तो कई बार ये भी शब्द आ सकते हैं कि सामाजिक नीतिवादी, पर्यावरणीय नीतिवादी और जलवायु नीतिवादी, तो आपको ध्यान में रखना है ये। और हंटिंगटन जो है वो है जलवायु नीतिवादी, जलवायु नीतिवादी। और आपको समझ में आ गया होगा, ये अलग अलग नीतिवाद में भी अलग अलग ब्रांचेज हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हंटिंगटन, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये भी अमेरिकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक साइड बुक दी हुई है और थिंकर्स दिए हुए हैं, तो अपन को बुक्स पढ़ी हुई है, चेक करते हैं। ज्योग्राफी मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हेगेट, नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टशॉन, पल्स ऑफ एशिया रेटजेल, इन्वायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन ग्रिफिथ टेलर। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं कि अपन को सुमेलित नहीं है ये चेक करना है। तो मतलब क्वेश्चन ऑप्शन तो अपना एक ही, गलत एक ही है, बाकी तीन तो सही है। तो अपन देख लेते हैं, गलत एक ही है। तो पल्स ऑफ एशिया अपन को पता है किसकी है, हंटिंगटन की है। पल्स ऑफ एशिया, स्पंदन जो है वो हंटिंगटन की है। तो इन्वायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन ग्रिफिथ टेलर की। ग्रिफिथ टेलर जो है वो रेस से रिलेटेड है और इन्होंने विश्व को 7 जो वर्गीकरण किया था रेसेस के आधार पर, और जो शीर्षस्थ सूचकांक है उसके आधार पर 4 भागों में बांटा था और बालों की बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा था। इस प्रकार से विश्व को 7 भागों में बांटा था। तो ग्रिफिथ टेलर की रेस और माइग्रेशन से रिलेटेड है। जोन एंड स्टेटा थ्योरी भी है, वो माइग्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हेगेट। पीटर हेगेट ने मॉडल प्रस्तुत किए थे ज्योग्राफी में, तो इनकी ये बुक है मॉडर्न सिंथेसिस। नेचर ऑफ ज्योग्राफी और पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी दोनों ही हार्टशॉन की बुक है। और जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी है उसमें एरियल डिफरेंशिएशन जो कंसेप्ट है उसके बारे में हार्टशॉन ने बहुत अच्छे से डिटेल में वर्णन किया था। तो उसी का विरोध किया था कुर्ट शेफर है, एफ के शेफर या कुर्ट शेफर जो अमेरिकन है, वो भी उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये भी ध्यान रखना है, कोई भी नाम आए उससे रिलेटेड अपन कितना और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है कि हमें कंसेप्ट पता है। क्वेश्चन तो सबको आता है और उससे रिलेटेड और अपने को कितना नॉलेज है वो अपन को चेक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। पल्स ऑफ एशिया जो है वो हंटिंगटन की है, रेटजेल की नहीं है, रेटजेल की एंथ्रोपोजियोग्राफी है। और भी बहुत सारी है, वॉल्कर कुंडे, ऐसे ड्यूस आइसलैंड, ऐसे करके काफ़ी सारी बुक है। तो रेटजेल की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मानवीय भूगोल राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पीटर हेगेट द्वारा रचित नहीं है? पीटर हेगेट, चोरले, डेविड हार्वे, ये सारी मात्रात्मक क्रांति से संबंधित है। तो देखते हैं, अपन चेक करते हैं। मतलब 3 जो है वो तो रिलेटेड है और एक जो है वो नहीं है। तो अगर अपन को नहीं वाली आती है तो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सही हो सकता है। देखते हैं, चेक करते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं, मुझे आंसर भी पता है और बुक्स भी अच्छी सी पता है मुझे। तो देखिए, सिटीज इन इवोल्यूशन है वो 1915 में आई थी और पैट्रिक गेडीज की ये बुक है। पैट्रिक गेडीज कौन थे? नगर नियोजक थे पैट्रिक गेडीज जो है वो, और इन्होंने लिपले जो सोसाइटी है उसको विकसित करने का कार्य किया था, लिपले सोसाइटी को। और ई रेकलेस के साथ, ई रेकलेस से ये संबंधित था, प्रभावित था और मित्र भी था ई रेकलेस का। और लिपले जो था वो भी ई रेकलेस का रिलेटेड था, उससे उसके साथ वर्क किया हुआ था उसका। तो पैट्रिक गेडीज के सिटीज इन एवोल्यूशन डायरेक्ट पता चल रहा है। मॉडल्स इन ज्योग्राफी है, ये पीटर हेगेट की है। ज्योग्राफी मॉडल सिंथेसिस अभी अपन ने देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में, तो ये भी इनकी है। लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी पीटर हेगेट की है। तो पीटर हेगेट है, उन्होंने जो मॉडल्स बनाने का जो कार्य है वो किया था। नगर नियोजन में भी पीटर हेगेट का वर्क है, वो भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको एक नहीं वाला ऑप्शन भी आप चूज कर लेते हैं या उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अपन को ठीक है कई बार नहीं याद होता है तो अपने को एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चंस को पुट अप करना, उनको सही करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसको चेक करते हैं। एक साइड जो वर्क दिया हुआ है थिंकर्स का और दूसरी साइड उनके नेम्स हैं। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन किसने किया था? सबसे पहले प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन जो है इसमें हार्टशॉन, सॉरी इसको सबको देख लेते हैं। कृषि प्रदेशों में जो विभाजन है वो किया था विटलसी ने, बिल्कुल सही है। 13 कृषि प्रदेश बताए थे इन्होंने, 13 कृषि प्रदेश बताए थे विटलसी ने।
और सीक्वेंट ऑक्यूपेंस का जो कंसेप्ट है वो भी विटलसी का है। और ग्रेट ब्रिटेन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण कार्य है वो डडले स्टाफ ने किया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ ब्रिटेन जो है वो प्रस्तुत किया था डडले स्टाफ ने। ब्रिटेन इट्स लैंड यूज एंड मिस यूज ऐसे करके इनकी बुक भी है। और कृषि का जो स्थानीकरण सिद्धांत है वो है वॉन थुनेन का, 1826 में आया था इनका सिद्धांत, वॉन थुनेन का सिद्धांत है ये। तो एग्रीकल्चर में फिर पढ़ लेंगे इनको। तो यहाँ क्या बताया कि विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन जो है वो हार्शॉन ने नहीं किया था, वो हर्बर्टसन ने किया था। तो ये इसमें गलत हो जाएगा, तो अपना आंसर ए हो जाएगा। प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन किसने किया था? हर्बर्टसन ने। और हर्बर्टसन जो है वो भूगोल में जो द्वीप विभाजन है उसको क्या मानता था? मर्डर एक्ट मानता था। तो ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि जो हर्बर्टसन है वो भूगोल में जो द्विभागीकरण है उसको मर्डर एक्ट मानता था। और इन्होंने क्या कहा कि भूगोल को एक समग्रता में भूगोल का अध्ययन किया जाए और जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनकी संपूर्णता में पार्थिव अध्ययन जो है वो किया जाए। तो हर्बर्टसन ने सांस्कृतिक परिमंडलों में भी बांटा था विश्व को। तो वो जब अपन सोशल कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन जो है 15 प्राकृतिक प्रदेश बताए थे हर्बर्टसन ने। तो ये हार्शॉन दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन। फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, आपको मिलान करना है। और ये अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपने को बताना है कि कौन सा जो साइंटिस्ट है वो किस संप्रदाय का है या फिर किस देश से रिलेटेड है। और कई बार इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि हाँ ये सबसे पहले है फिर ये है, उसको भी अपन अच्छे से सेट कर सकते हैं। देखते हैं मैकिंडर को जो ब्रिटेन है वहां पर भूगोल का पितामह कहा जाता है। और मैकिंडर का जो वर्क है वो जियो स्ट्रेटेजी और जियो पॉलिटिक्स है उसमें है। मैकिंडर का हार्टलैंड सिद्धांत पढ़ा था आपने, पाइवोट थ्योरी पढ़ा था और डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी बुक पढ़ी थी 1919 में। तो जितना भी रिलेटेड वर्क है वो अपने माइंड में सेट होना चाहिए, पहले से अपने एक इमेज उसकी तैयार होनी चाहिए। तो मैकिंडर जो है वो यूके दिया हुआ है इसमें, तो यूके के हो जाएंगे। मैकिंडर भूगोल का पितामह कहा जाता है ब्रिटेन में इनको। और डिमांजिया डी मार्टोनी ये दोनों ही फ्रांसीसी हैं और विडाल डी ला ब्लांस के हैं। उस टाइम अपन ने ये भी देखा था कि जो भी अपन ने फ्रांसीसी पढ़े थे लगभग विडाल डी ला ब्लांस के बाद वाले, तो वो सारे उसके ब्लांस के शिष्य थे। तो डिमांजिया है, उन्होंने मानव भूगोल की समस्याएं ऐसे करके एक बुक भी लिखी है डिमांजिया ने। और डिमांजिया डिमार्टोनी जो था वो ब्लांस का दामाद था। और जो ब्लांस की बुक थी मानव भूगोल वो उसकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई थी। तो रिलेटेड वर्क अपन को याद होना चाहिए। नेक्स्ट कांट और ट्रिवार्था जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के, और कांट जो है इमैनुअल कांट जर्मनी के हैं। इमैनुअल कांट एम्पेरिकल ज्योग्राफर थे, फर्स्ट आर्म चेयर ज्योग्राफर थे। और कांट एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। काफी पुराना हो गया है, आप फिर से रिवाइज कर सकते हो कांट को। कांट और बर्नहार्ड जो वरेनियस है उनको दोनों को साथ में पढ़ा था अपन ने, और इनको पुनर्जागरण काल में पढ़ा था। और जो 1750 का काल तो उनका कहा जाता है, हम्बोल्ट और रिटर का कहा जाता है। उससे पहले वाला जो पुनर्जागरण काल के जो है, और जो कांट और बर्नहार्ड वरेनियस का काल है वो चिर सम्मत काल कहा जाता है, ऐसा आप याद रख सकते हो। ट्रिवार्था अभी अपने ट्रिवार्था को नहीं पढ़ा, तो फिर भी अपन इसको एक जो अपन 3 कर लिए तो अपन इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैकिंडर जो है वो यूके ए में आएगा 2। तो डायरेक्ट अगर कुछ भी नहीं आता हो तो मैकिंडर तो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, तो अपने को आराम से आता है मैकिंडर। तो मैकिंडर से ही सही हो रहा है क्वेश्चन। तो इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं, अगर टाइम कम है आपके पास और फर्स्ट ऑप्शन से टिक हो रहा है तो ये तो अपने लिए एक बोनस क्वेश्चन हो जाता है। तो मैकिंडर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी अगर क्रॉस चेक करना चाहो, ज़्यादा टाइम है, तो डिमांजिया 2-1, कांट है वो जर्मन, और ट्रिवार्था जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप इसको कर पाए होंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंडशाफ्ट की विचारधारा किस देश से संबंधित है? तो लैंडशाफ्ट शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है आप बता सकते हो, और पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो आप। लैंडशाफ्ट का मतलब होता है भूदृश्य, और लैंडशाफ्ट कुंडे जो शब्द है वो दिया था हेटनर ने। लैंडशाफ्ट कुंडे का मतलब विज्ञान। तो लैंडशाफ्ट कुंडे हेटनर का दिया हुआ है।
तो ये शब्द जो है वो भी जर्मन जो शब्द हैं वो थोड़े अटपटे से हैं, तो आपको डायरेक्ट गैस कर सकते हो आप, ये जर्मन शब्द है, लैंडसाफट जर्मन शब्द है ये। और नेक्स्ट अगर अपन इनमें एक एक लिखना चाहें तो आप एक्स्ट्रा वर्क है, आप सोचना चाहो तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके जो जो साइंटिस्ट हैं उनके थिंकर्स हैं उनके नाम याद कर सकते हो, फ्रांस वालों के भी यहाँ लिख सकते हो अपने नोट्स बनाओ तो उससे क्या होता है आपकी बार बार रिकॉल होती है चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को प्रतिपादन किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये क्षेत्रीय विभेदन का। क्षेत्रीय विभेदन को अपन ने कई बार पढ़ लिया था, तो आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते हो। क्षेत्रीय विभेदन जो है सबसे पहले 1905 में अल्फ्रेड हेटनर ने दिया था, फिर 1925 में कार्लो सावर है इन्होंने भी इसका जिक्र किया था, और हार्टस्टोन ने अपनी बुक जो आई थी 1939 में नेचर ऑफ ज्योग्राफी में इसको फेमस किया था, विकसित किया था, और फिर इसी का विरोध किया था कुर्ट शेफर ने। ठीक है, हार्टस्टोन की बुक नेचर ऑफ ज्योग्राफी आई थी 39 में और 1959 में इनकी दूसरी बुक आई थी जस्ट 20 साल बाद, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और रिच्टोपेन जो है इनका लोएस्ट प्रांत जो है चीन का उस पर अध्ययन है। लोएस्ट जो मिट्टी होती है बारीक धूल द्वारा उड़ाकर लाए गए जो बारीक कण होते हैं उनका जमा होता है और बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ये। लाल लोएस पीला, लोएस से आप इसको लाल मत समझ लेना, पीले रंग की मृदा होती है ये लोएस का पठार है वो भी चाइना में है। तो इन्होंने चाइना के रीजन पर वर्क किया था रिच्टोपेन भी जर्मन है, हेटनर भी जर्मन है, कार्ल ओसावर और हेटनर ये दोनों ही अमेरिकन है। और जो कार्ल ओसावर है उसको जो सांस्कृतिक कल्चरल ज्योग्राफी है, सांस्कृतिक भूगोल है, उसका पिता कहा जाता है कार्ल ओसावर को। और इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिस्पर्जल, की कृषि जो है उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ और उसका प्रसार किस प्रकार से हुआ। और कार्ल ओसावर जो है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कल्चरल हार्ट। कल्चरल हार्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी संस्कृति है उसका उद्गम स्थल क्या है, वो होता है कल्चरल हार्ट। जैसे कि गेहूं और चावल की संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया कि गेहूं और चावल जो है उनका उद्भव मेसोपोटामिया जो है संस्कृति, मेसोपोटामिया सभ्यता है दजला फरात घाटी, वहां से उसका उद्भव हुआ है। तो कल्चरल हार्ट से क्या मतलब होता है, ओरिजिन, उद्भव क्षेत्र या उद्गम क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर मिल गया होगा आपको, अल्फ्रेड हेटनर। और अगर इसी में ये पूछा जाता कि क्षेत्रीय विभेदन जो है उसको किसने फेमस किया या उसको किसने विकसित किया, तो वो हार्टस्टोन हो जाता। विकसित करने में और प्रतिपादन करने में रात दिन का फर्क होता है। कई बार आप क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कराओगे। जैसे कोई कंसेप्ट है उसको प्रतिपादन किया या फिर उसको सिर्फ नाम दिया है, नाम किसी और ने दिया है और उसको विकसित किसी और ने किया है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ इसने सिर्फ और सिर्फ प्रतिपादन किया है, इस पर जो मोस्ट वर्क है वो इसने किया है, इसको फेमस किया है, इसको विकसित किया है। जैसे एक एग्जांपल से समझना चाहे तो जो लिपले सोसाइटी है उसको किसने प्रतिपादन किया, लिपले ने किया। उसको विकसित किसने किया, पैट्रिक गेडिज जो नगर नियोजन का कार्य किया था जो उन्होंने किया। तो लिपले तो फ्रांसीसी है, तो फिर पैट्रिक गेडिज है वो ब्रिटेन का है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। प्रतिपादन और विकसित करने में बहुत फर्क है, आप इसको बिल्कुल याद रखिए इस पॉइंट को। आप प्रतिपादन और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट एक पार्ट और बनाएंगे, उसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आप बता सकते हो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने जो भी डेली वर्क है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करिए, इसी से आपकी प्रगति संभव है। तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और अपनी तैयारी जो है उसको परफेक्ट रखिए।